नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आप सभी के लिए यूपीपीएससी के द्वारा आरओ एआरओ का एग्जाम कराया जा रहा है। आप सभी को जैसा कि पता है, इसके लिए सबसे अच्छा बुक माना जाता है घटना चक्र की। दोस्तों, यह घटना चक्र हर एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। पीसीएस, यूपीपीसीएस, किसी भी स्टेट पीसीएस, यूपीएससी, आरओ एआरओ, हर एग्जाम के लिए। तो दोस्तों, हमारा एक छोटा सा कोशिश है कि आरओ एआरओ एग्जाम के लिए आप सभी के लिए घटना चक्र का इंपॉर्टेंट से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लाया जाए। तो दोस्तों, इसी सिलसिले में ये छोटा सा सीरीज आप सभी के लिए। दोस्तों, इस वीडियो को जरूर अपने दोस्तों के साथ शेयर करना और खुद भी इसका लाभ उठाना। जय हिंद। स्वागत है आप सभी का नालंदा यूनिवर्स 77 पर। कैसे हैं आप सब। आज हम बात करने वाले हैं मॉडर्न हिस्ट्री यानी कि आधुनिक भारत के बारे में। और आपने हमारी पिछली वीडियो को देखा, आपने बहुत सारा प्यार दिया और आप सभी को पता है कि इस वक्त हम सब घटना चक्र, पूर्वालोकन, आरओ एग्जाम का प्रैक्टिस सेट कर रहे हैं, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि सारे सवाल यहीं से ही बनते हैं। तो दोस्तों, इसको फॉलो करो और अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर करना। चलिए शुरू करते हैं आज का ये वीडियो। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है तो ध्यान देना सीरियसली, ठीक है। क्योंकि 3 से 4 महीने बाद एग्ज़ाम हो जाएंगे और ये शानदार एग्ज़ाम है, सैलरी अच्छी है, लाइफस्टाइल आप सभी की बदल जाएगी। तो 3 से 4 महीने ही आपको मेहनत करनी है, इसलिए लग जाओ अभी से। सवाल नंबर पहला है कि 18वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में किसे प्रायः कंपनी बहादुर की शान शौकत का स्थानीय प्रतिनिधि कहा जाता था। सवाल को तोड़ के पढ़ना, छोटे भाग में करके पढ़ोगे तो जल्दी समझ में आएगा आसानी से। अब फिर से देख लो कि 18वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में किसे प्रायः कंपनी बहादुर की शान शौकत का स्थानीय प्रतिनिधि कहा जाता था। तो दोस्तों, इसका सही उत्तर होगा डी, माफ करिए, बी यानी कि दरोगा। ठीक है। अब इसके बारे में थोड़ी जानकारी ले लो। क्या था कि 1793 में लॉर्ड कॉर्नवालिस, कौन था? लॉर्ड कॉर्नवालिस ने जमींदारों को उनके पुलिस कर्तव्यों से अलग कर प्रत्येक 20 से 30 वर्ग मील के क्षेत्र में थाना स्थापित किया तथा दरोगा नामक पुलिस अधिकारी नियुक्त किया। क्या किया? 1793 की बात है। कौन था? लॉर्ड, मैं लिख देता हूं, लॉर्ड कॉर्नवालिस। ठीक है। लॉर्ड कॉर्नवालिस जो थे, उन्होंने क्या किया कि पहले क्या था कि जमींदार थे, उनके पास पुलिस का कर्तव्य होता था, मतलब उनसे इससे रिलेटेड वो भी निर्णय ले सकते थे। लेकिन उन्होंने क्या किया कि जमींदारों को जो पुलिस कर्तव्य था उससे अलग करके 20 से 30 वर्ग मील के क्षेत्र में थाना स्थापित किया। हर 20-30 वर्ग मील पर एक थाना होता था जहां पर दरोगा की नियुक्ति होती थी। आगे सुनना कि दरोगा की नियुक्ति एवं पर्यवेक्षण जो होता था वो मजिस्ट्रेट द्वारा किया जाता था, जो इस समय इसको हम कहते हैं डीएम। ठीक है। किसान दरोगा को कंपनी बहादुर की शान शौकत का स्थानीय प्रतिनिधि मानते थे। जो गांव के, जो क्षेत्र के किसान होते थे, वो दरोगा को क्या मानते थे? कंपनी बहादुर की शान शौकत का स्थानीय प्रतिनिधि मानते थे। ध्यान देना, कंपनी बहादुर की शान शौकत का प्रतिनिधि मानते थे। ठीक है, ये चीज ध्यान देना। ये कौन मानता था? किसान मानते थे। आगे बात करेंगे अगले सवाल पे। अगला सवाल है कि अंग्रेजों के विरुद्ध बनारस विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था। ध्यान देना, क्या पूछा गया? अंग्रेजों के विरुद्ध बनारस विद्रोह। अब ये सवाल इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है, क्योंकि उत्तर प्रदेश का क्षेत्र आ चुका है इसमें। अब इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि राजा चेत सिंह। ध्यान देना कि बनारस विद्रोह जो था राजा चेत सिंह द्वारा 1781 में किया गया था। ये कब किया गया था? 1781 में किया गया था राजा चेत सिंह के द्वारा। इस विद्रोह में तत्कालीन गवर्नर जनरल जो थे वारेन हेस्टिंग ने अपने सैनिकों के साथ भागकर चुनार के किले में शरण लिया था। यह विद्रोह इतना भयानक था कि उस समय के जो गवर्नर जनरल हुआ करते थे वारेन हेस्टिंग्स, इसके बारे में हम लोग कई सारे बात कर चुके हैं, उन्होंने अपने सैनिकों के साथ भागकर एक चुनार के किले थे, वहां पर जाकर उन्होंने शरण लिया था। समझ में आया? अब देखो, अगर हम बात करें अगले सवाल के बारे में तो ध्यान देना, एक मिनट जाइए, 1 मिनट। हाँ, बात करेंगे सवाल के बारे में। इसमें कहा गया है कि किस वायसराय की हत्या, ध्यान देना, किस वायसराय की हत्या अंडमान निकोबार द्वीप समूह में जब वह भ्रमण कर रहा था उस वक्त एक दंडित अपराधी द्वारा की गई। अच्छा सवाल है। सही उत्तर होगा सी, लॉर्ड मियो। ठीक है। अब ध्यान देना कि लॉर्ड मियो की हत्या अंडमान निकोबार द्वीप समूह में भ्रमण के दौरान शेर अली नामक पठान, ध्यान देना कौन? शेर अली नामक पठान द्वारा की गई थी। मियो प्रथम वायसराय था जिसकी हत्या उसके कार्यकाल में की गई थी। अब देखो, सवाल ऐसे ही बन सकता है कि जो लॉर्ड मियो है वो पहले एक वायसराय थे, पहले प्रथम वायसराय थे जिसकी हत्या उनके कार्यकाल में की गई थी। ये भी एक सवाल बन सकता है कि कौन ऐसा वायसराय है जिसकी हत्या उसके कार्यकाल में की गई थी, ऐसा कौन सा प्रथम वायसराय? तो उसका उत्तर होगा लॉर्ड मियो। ठीक है। तो ऐसे ही सवाल बनते हैं, ध्यान देना। अगले सवाल के बारे में बात करें। इसमें कहा गया है कि 1 मिनट,
कि प्राचीन स्मारक संरक्षण एक्ट किस गवर्नर जनरल के कार्यकाल में पारित हुआ था? सही उत्तर होगा सी, यानी कि लॉर्ड कर्जन के कार्यकाल के तहत प्राचीन स्मारक संरक्षण एक्ट पास हुआ था। ठीक है, इसके बारे में थोड़ी जानकारी आपको होनी चाहिए कि ये आखिर है क्या। अब देखो, बात यह है ना कि प्राचीन स्मारक संरक्षण अधिनियम जो था 1904 के द्वारा लॉर्ड कर्जन ने भारत में पहली बार ऐतिहासिक इमारतों की सुरक्षा एवं मरम्मत की ओर ध्यान देते हुए 50,000 पाउंड की धनराशि का आवंटन किया था। ठीक है, ध्यान देना। और कितना? 50,000 पाउंड। ठीक, एक बात आपको और ध्यान देना है कि ये जो सवाल है यहां पर इस्तेमाल किया गया है गवर्नर जनरल, जबकि यहां पर एक मिनट, हाँ, यहां पर गवर्नर जनरल के स्थान पर वायसराय होना चाहिए था। तो ये थोड़ा सा एक सिली मिस्टेक है, ध्यान देना। तो यहां पर होगा वायसराय होना चाहिए था, लेकिन इन्होंने गवर्नर जनरल लिख दिया है। तो ऐसा कौन सा वायसराय है, ठीक है, जिसके कार्यकाल में प्राचीन स्मारक संरक्षण एक्ट पारित हुआ? उसका सही उत्तर होगा लॉर्ड कर्जन। यहाँ पे गवर्नर जनरल नहीं होगा, मैंने अभी ध्यान दिया। तो यहाँ पर क्या होगा? वायसराय। ये लॉर्ड कर्जन जो थे वो वायसराय थे। समझ में आया? देखो, हल्का फुल्का मिस्टेक हो जाता है, मैं देखो बाद में आपको बता देता हूँ। तो लॉर्ड कर्जन जो थे उन्होंने प्राचीन स्मारक संरक्षण एक्ट इनके कार्यकाल में पारित हुआ था। अब प्राचीन स्मारक संरक्षण एक्ट से ही आपको मालूम चल जाता है कि यहाँ पर इमारतों की देखरेख होगी और उसमें 50,000 पाउंड का धनराशि आवंटन किया गया था। समझ में आया? आगे बात करें अगले सवाल पर। इसमें है कि फूट डालो और राज करो की रणनीति अपनाई गई थी। तो ये किसके द्वारा अपनाई गई थी? तो इसका देखो सही उत्तर होगा, इसमें दो है, नाम है ए और बी। ठीक है, अब देखो सवाल ऑप्शन अगर आ गया कि ए सही है कि ए बी सही है, तब आपको ऐसे मिलेगा, ऑप्शन ऐसे ही आएगा कि ए सही है कि बी सही है कि सी या डी या फिर ए बी या फिर बी सी या सी डी। तो अगर ए बी आएगा तो ही सही होगा। अब आप सोचेंगे कि ऐसा क्यों? अब देखो, किसी एक के द्वारा ही ये सब काम नहीं किया गया था, इसमें दो लोग थे, ध्यान देना। फूट डालो और राज करो की रणनीति जो थी लॉर्ड कर्जन एवं लॉर्ड मिंटो दोनों द्वारा अपनाई गई थी, लॉर्ड कर्जन के द्वारा और लॉर्ड मिंटो के द्वारा। इस नीति के तहत मिंटो ने पृथक निर्वाचन प्रणाली को प्रोत्साहित किया था। जो मिंटो साहब थे इन्होंने इस चीज के तरफ, मतलब इस चीज से संबंधित एक पृथक निर्वाचन प्रणाली, यानी कि सेपरेट इलेक्टोरेट सिस्टम कह सकते हैं, ठीक है, उसकी उस चीज को प्रोत्साहित किया था। जबकि लॉर्ड कर्जन के शासनकाल में ब्रिटिश सरकार ने स्पष्ट रूप से मुस्लिम समर्थक और हिंदू विरोधी नीति अपनाई थी। अब सोच सकते हो आप, ठीक है। इस नीति के ही प्रतीक के रूप में 1905 में बंगाल का विभाजन किया गया था। इसी के तहत फूट डालो राज करो की नीति के तहत जो जिसके पीछे लॉर्ड कर्जन और लॉर्ड मिंटो का हाथ था, इसी के चलते आगे आने वाले समय में बंगाल का विभाजन जो कि 1905 में हुआ था, इसी के तहत हुआ था। अब देखो कितनी जानकारी मिल रही है सिर्फ एक सवाल से आपको। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल ये भी बेहद इंपॉर्टेंट है। इसमें है कि ब्रिटिश भारत की राजधानी का कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरण किसके काल में क्रियान्वित हुआ? ठीक है, पूछा गया कि ब्रिटिश भारत की राजधानी का कलकत्ता से दिल्ली, यानी पहले राजधानी कलकत्ता था फिर दिल्ली किया गया, तो यह काम किसके कार्यकाल में हुआ? यह जानना जरूरी है। देखो इसका उत्तर तो आसान है, होगा लॉर्ड हार्डिंग। अब इसको अब वो लोग सोचेंगे कि सर इसको कैसे याद करें। देखो याद करने का तरीका जानते क्या है? अब यहाँ पे दिया गया है लॉर्ड हार्डिंग। तो हार्डिंग ये एक जगह से दूसरे जगह राजधानी स्थानांतरित करना छोटी बात तो नहीं, ये सब हार्ड काम है भाई, सबसे मीटिंग होना। तो कहीं ना कहीं एक मतलब एक याद करने का ट्रिक है, लॉर्ड हार्डिंग यानी हार्ड काम है। तो हार्ड काम कौन करेगा? जो कलकत्ता से दिल्ली राज्य को, मतलब राजधानी को स्थानांतरित कर देगा। ये सब एक ट्रिक होती है याद करने की। अब देखो ध्यान देना, इनके बारे में जानकारी ले लो। जो ये वायसराय लॉर्ड हार्डिंग थे, किस समय में भारत की राजधानी को कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित किया गया, इतना आप जान चुके हैं ना। अब आगे जानो। वायसराय लॉर्ड हार्डिंग ने 1911 में चार्ल्स पंचम एवं महारानी मैरी को भारत बुलाया तथा दिल्ली में भव्य दरबार का आयोजन किया, जिसे दिल्ली दरबार द्वितीय के नाम से जाना गया। किस नाम से जाना गया? दिल्ली दरबार द्वितीय के नाम से जाना गया। इस दरबार में बंगाल विभाजन को रद्द किया गया था। क्या किया? ध्यान देना, क्या किया गया था? बंगाल विभाजन को रद्द कर दिया गया था इसी दरबार में। कौन से दरबार में? दिल्ली दरबार द्वितीय में। तथा कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित किया गया था। अब इसमें दो काम किया गया था, एक बंगाल विभाजन को रद्द किया गया था और कलकत्ता से दिल्ली स्थानांतरित किया गया था राजधानी। और इसमें किसको किसको बुलाया गया था? तो जॉर्ज पंचम को और साथ ही साथ महारानी मैरी को भारत में बुलाया गया था इस सिलसिले में। समझ में आया? आगे बात करें अगले प्रश्न में। इसमें है कि अंग्रेजों ने रैयतवाड़ी बंदोबस्त कहां लागू किया था? अच्छा सवाल है। सही उत्तर होगा डी, यानी कि मद्रास और बंबई प्रेसिडेंसी में अंग्रेजों ने रैयतवाड़ी बंदोबस्त लागू किया था। अब इसके बारे में थोड़ी सी जानकारी ले लो कि आखिर रैयतवाड़ी है क्या, आखिर मामला क्या है पूरा। मैं शुरू से एक एक शब्द बोलूंगा, ध्यान से सुनना, एक मिनट, ठीक है। अस्थाई भूमि बंदोबस्त या जमींदारी प्रथा के बाद अंग्रेजों द्वारा
भारत में भू राजस्व वसूली हेतु लागू की गई दूसरी व्यवस्था रैयतवाड़ी व्यवस्था थी। समझ में आया? ध्यान सुनना, मैं फिर से पढ़ दे रहा हूं कि अस्थायी भूमि बंदोबस्त या जमींदारी प्रथा के बाद अंग्रेजों द्वारा भारत में भू राजस्व वसूली हेतु, यानी भू राजस्व मतलब भू कर, भू टैक्स, भू मतलब भूमि टैक्स वसूली हेतु लागू की गई यह दूसरी व्यवस्था थी। ठीक है, जिसे रैयतवाड़ी व्यवस्था कहते हैं। इस व्यवस्था के जो जन्मदाता हैं उनका नाम है टॉमस मुनरो और कैप्टन रीड। अगर पूछा जाए कि रैयतवाड़ी बंदोबस्त के जो जन्मदाता कौन है तो वो होगा टॉमस मुनरो और कैप्टन रीड। अब आगे सुनना। सबसे पहले जो ये रैयतवाड़ी व्यवस्था है दोस्तों, ये तमिलनाडु के 12 महल क्षेत्र में लागू किया गया। फिर उसके बाद में धीरे धीरे मद्रास, फिर बंबई के कई हिस्सों में, फिर पूर्वी बंगाल और असम में भी लागू किया गया। इस प्रथा के अंतर्गत रैयतों को भूमि के मालिकाना और कब्जादारी अधिकार दिए गए और प्रत्यक्षता सरकार को भू राजस्व का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी थे। इस व्यवस्था ने कृषक भूमि स्वामित्व की स्थापना की। क्या की? कृषक भूमि स्वामित्व की स्थापना की थी रैयतवाड़ी ने। अब ध्यान देना, एक एक शब्द को ध्यान देना। इसके अंतर्गत कुल ब्रिटिश भारत के भू क्षेत्र का लगभग 51% हिस्सा शामिल था। रैयतवाड़ी में पूरे भारत में जितने भी जमीन थे, मतलब ब्रिटिश भारत के अंतर्गत, उसका 51% भाग इसमें आता था, उससे भी ज्यादा। इस व्यवस्था के अंतर्गत लगान की वसूली कठोरता से की जाती थी, यानी कि अगर आपका फसल खराब भी हुआ तब भी लगान कठोरता से वसूली की जाती थी, ज्यादा से ज्यादा। तो कहीं ना कहीं जब किसान के ऊपर ज्यादा से ज्यादा आप टैक्स लगाओगे और उसका फसल नहीं अच्छा होगा तो किसान दिन पर दिन कमजोर होता जाएगा, उसकी फसल कमजोर होगी और वो दिन ब दिन उसकी भूमि भी कमजोर हो जाएगी। ठीक है, ध्यान देना। तथा लगान की भी दर ऊंची हो रहती थी, जिसका परिणाम यह हुआ कि कृषक महाजनों के चंगुल में फंसता चला गया। यानी कि ऐसा हुआ कि मान लीजिए एक किसान है, ठीक है। अब भाई जब वो किसान है, उसने खेती की फसल नहीं अच्छा हुआ, फिर दोबारा खेती करने के लिए वो महाजन से लेगा, लोन लेगा, यानी कि कर्जा लेगा। तो उस कर्जा को चुकाते चुकाते उसकी पूरा उम्र चला जाता था, उसके बच्चे भी वही काम करते थे। समझ में आया? तो रैयतवाड़ी बंदोबस्त का कहीं ना कहीं ये सिस्टम था। सबसे पहले कहाँ लागू किया गया था? तो तमिलनाडु के 12 महल क्षेत्र में लागू किया गया था। ये चीज जानना है आपको। और इसके जो जनक हैं वो है टॉमस मुनरो, कैप्टन रीड। बस इतना जानो, आगे बात करेंगे। देखो कितनी बातें हो रही हैं इसमें, मतलब कितने चीजों को खोल के बात किया जा रहा है हर एक पॉइंट को। अब अगले सवाल के बारे में बात करें। इसमें है कि निम्न में से किसने निकास के सिद्धांत का प्रतिपादन किया था? किसके बारे में? निकास के सिद्धांत। सही उत्तर होगा ए, यानी कि दादा भाई नौरोजी ने निकास के सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। ठीक है, आगे बात करें। किसने यह विचार किया था कि भारत में ब्रिटिश आर्थिक नीति घिनौनी है? ठीक है, ध्यान देना। तो इसका सही उत्तर होगा सी, यानी कि कार्ल मार्क्स ने कहा था। ठीक है, यह बात। आगे बात करें। इसमें है कि असम में सर्वप्रथम चाय कंपनी की स्थापना कब हुई? तो इसका सही उत्तर होगा सी, 1839 में सबसे पहले असम में चाय कंपनी की स्थापना हुई थी। थोड़ा जानकारी ले लेते हैं। यह कंपनी 5 लाख रुपए की पूंजी के साथ इंग्लैंड में स्थापित की गई तथा नजीरा असम में इस कंपनी का मुख्यालय था। ये कहाँ था? मतलब मुख्यालय था। द असम कंपनी भारत की सबसे पुरानी व्यवसायिक चाय कंपनी है, जो आज भी वर्तमान में काम चल रहा है, उसमें मतलब चीजें बन रही हैं चाय। तो क्या है, असम में सर्वप्रथम चाय कंपनी की स्थापना कब हुई? 1839 में। लेकिन जो कंपनी थी वहां स्थापित की गई थी कहां पे? 5 लाख रुपए के साथ इंग्लैंड में स्थापित की गई थी। असम में इस कंपनी का मुख्यालय था। फिर बाद में भी, मतलब उसी समय में ही, जब जहां मुख्यालय होगा जाहिर सी बात है वहां पर भी चाय की व्यवस्था की जा रही थी। ठीक है, तो 1839 सही है। आज भी यह कंपनी कार्यरत है। आगे सवाल के बारे में बात करें तो उसमें कहा जा रहा है निम्नलिखित में से कौन भारत का एकमात्र यहूदी वायसराय था? तो अच्छा सवाल है, इंपॉर्टेंट सवाल है, इसको आप बोल सकते हो। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर, एक मिनट, डी, यानी कि लॉर्ड रीडिंग। तो लॉर्ड रीडिंग जो थे भाई साहब, वो एकमात्र यहूदी वायसराय थे, जो कि उनका कार्यकाल जो है 1921 से लेकर 1926 के बीच तक रहा। और इनके समय में बहुत अच्छी बहुत ही फेमस घटनाएं हुई। चोरी चोरा का घटना, स्वराज पार्टी का गठन, रोलेक एक्ट का निरसन आदि हुआ था, जो कि अपने आप में उस समय इतिहास में बहुत ही शर्मनाक थी। चोरा चोरी घटना जो हुआ था, तो स्वराज पार्टी का गठन, रोलेक एक्ट, ये सब चीज़ें। तो दोस्तों यह था आज का वीडियो। मुझे उम्मीद है वीडियो पसंद आया होगा। कोई भी सवाल में कोई डाउट, परेशानी, कोई भी दिक्कत हो, समझ में ना आया हो, जरूर कमेंट बॉक्स में लिख देना। मिलते हैं किसी और वीडियो में। आप स्वस्थ रहे, अच्छे रहे। जय हिंद, जय भारत।